नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून के चक्राता में पेड़ों की अवैध कटान के मामले में एक्शन हुआ है। वन विभाग ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरोपियों की टॉप लिस्ट में शिक्षा विभाग का हेडमास्टर है, जो दो स्कूलों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। दोनों स्कूलों में पाए गए देवदार के स्लीपर। शिक्षा विभाग ने अभी तक हेडमास्टर पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि वन विभाग ने छापेमारी की है और घरों पर ताला लगाकर परिवार समेत आरोपी फरार हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम के अपडेट की। उत्तराखंड में मौसम काफी अच्छा रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन बारिश की कोई संभावना अब नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही बाहर से आने वाले टूरिस्ट और चारधाम यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 8 से 10 दिन राज्य में बारिश के हालात के आसार हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की या फिर बहुत हल्की बारिश हो सकती है और धूप जो है निकलेगी कल से आगे आप देखेंगे। तो 8 से 10 दिन अब कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी होंगी वो छुटपुटी हैं, कहीं कहीं पर है और लाइट मॉडरेट तक की है। तो अभी जो लोग आवागमन करना चाहते हैं या चारधाम लोकेशंस को जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग से बड़ी और बुरी खबर है। यहां पर रेलवे में काम करने वाला एक युवक अचानक नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि नींद की झपकी आने के चलते युवक गिर गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि युवक खड़ा है और खड़े खड़े ही युवक को झपकी आई और नदी में गिर गया। अब युवक की तलाश की जा रही है नदी किनारे, और नदी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। डेंगू टेस्ट में मनमानी रेट वसूलने के बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और राज्य में डेंगू के टेस्ट के लिए रेट सरकार ने तय कर दिए हैं। डेंगू टेस्ट के लिए 500 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक के रेट तय किए गए हैं। डेंगू रैपिड टेस्ट के लिए 500 से 800 रुपए तक का टेस्ट रेट तय किया गया है। वहीं एलिसा टेस्ट के लिए 1000 रुपए से 1100 रुपए तक के रेट तय किए गए हैं। अब तक अस्पताल, लैब और मनमाने पैसे वसूल रहे थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद बड़ा एक्शन हुआ है और डेंगू टेस्ट के रेट तय कर दिए गए हैं। कोटद्वार में नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और व्यापारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान व्यापारियों ने नगर आयुक्त का घेराव भी किया और निगम पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जगह जगह अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है और इसी बीच कोटद्वार में नगर निगम की टीम हाईवे किनारे से अतिक्रमण हटाने पहुंची। व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया था। भाई सब व्यापारी हैं, सबको नुकसान हो रहा है इसमें, तो सबके लिए नियम एक बराबर क्यों नहीं है? ये क्यों हो रहा है कि बार बार किसी के लिए नियम अलग, किसी के लिए नियम अलग? क्या सीन है? कार्रवाई होने के बाद हटा भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के इसमें आदेश, स्पष्ट आदेश है कि जहाँ पर भी NH के किनारे जहाँ पर भी अतिक्रमण उसे तत्काल हटा दिया जाए। तो उसी क्रम में आज यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। लोगों से इसमें वार्ता भी की गई थी। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ के पानी से लक्सर शुगर मिल में बने चीनी गोदाम में हजारों कुंटल चीनी बर्बाद हो गई है। वहीं मिल प्रबंधन ने खाद्य मंत्रालय से गोदामों में पड़ी खराब चीनी बेचने की अनुमति मांगी है। इसी को लेकर SDM ने शुगर मिल में चीनी गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि बाढ़ के पानी से गोदाम में पड़ी हजारों कुंटल चीनी पानी में भीगी हुई है। वहीं ADM के निर्देश पर 2 बार निरीक्षण करने के बाद मिल प्रबंधन को स्टॉक से ज्यादा चीनी बेचने की परमिशन दी जा चुकी है। इनका मिल वालों का जो कोटा होता है मंथली, तो उस कोटे से ऊपर ये परमिशन चाह रहे थे, क्योंकि अभी पीछे बाढ़ का स्थिति यहाँ पे हुआ था और चीनी खराब हुई थी, तो उससे निजात पाने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा कोटे के लिए डिमांड की थी। तो उसी के तो जो 3,50,000 क्विंटल की हमारी डिमांड थी, वो फूड मिनिस्ट्री ने अलॉट कर दी थी कि आप इतना 1 महीने में बेच सकते हो। फ्लड में जो नुकसान हुआ था, हाँ, जो नुकसान हुआ था वो सोच रहे हैं कि हम वो जो चीनी जो गिल्ली होगी उसको जल्दी से जल्दी बेचें।
कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई विधायक ने अपनी ही पार्टी नेताओं की सोशल मीडिया के जरिए फसीहत करा दी। आनंद फानन में पार्टी अध्यक्ष ने विधायक को तलब किया और विधायक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की फेसबुक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब हंगामा काटा हुआ है। दरअसल फेसबुक पर विधायक ने पोस्ट कर दिया कि पिछले 22 सालों में यमकेश्वर के लोगों के साथ छल हुआ है, उन्हें विकास से वंचित रखा गया है। विधायक की इस पोस्ट से हल्ला इसलिए भी मचा है क्योंकि विधायक खुद बीजेपी से और पिछले 22 सालों से यह सीट बीजेपी के ही पास रही है, यानी कि यहां जितने भी विधायक रहे हैं वो बीजेपी के ही रहे हैं। तो फिर आखिरकार बीजेपी विधायक का निशाना किसकी ओर है? वहीं बीजेपी विधायक के पोस्ट से मचे बवाल के बाद आनंद फानन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक को तलब किया, साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा। विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष को अपना स्पष्टीकरण सौंपा है। जब से राज बना तब से लेके अब तक यमकेश्वर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने ही रिप्रेजेंट किया है और बीजेपी की वर्तमान विधायक ये कह रहे हैं कि 20-22 वर्ष से उस पूरे विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा करी। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने वहां पर काम नहीं किया, ऐसा आरोप रेणु बिष्ट लगा रही है। कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक विषय चल रहा था, मैंने कहा था कि मैं माननीय विधायक से वार्ता करूंगा। जब वो कल मुझसे मिली तो स्पष्ट तौर में कह सकता हूं कि उनकी मंशा उस विषय का उस रूप में नहीं थी। उन्होंने बताया कि नया उन्होंने कोई उनके साथ कोई कार्यकर्ता रहा होगा, उसने पोस्ट डाली, तो जैसे ही उनकी पोस्ट संज्ञान उन्होंने पोस्ट वो हटा दी थी। और क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यमकेश्वर में जितना विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी शासन में ही हुआ है। जनता की समस्याओं को लेकर सीएम धामी ने बड़ा आदेश दिया है। सभी डीएम को अब हर रोज 2 घंटे आम जनता की समस्याओं को सुनना होगा। आज हुई मीटिंग में सीएम धामी ने सभी डीएम को निर्देश दिए। सीएम धामी ने देहरादून में जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और जमीन से संबंधित मामले सामने आए हैं। जनता दरबार में कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों का सर्वे करने वाले भूवैज्ञानिकों ने डीएम को प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों और एनडीएमए के विशेषज्ञों ने इन पहाड़ियों का सर्वे कराए जाने का सुझाव दिया है। साथ ही सुरक्षा दीवार बनाने और ड्रेनेज सिस्टम सुधारने जैसे ट्रीटमेंट के सुझाव भी दिए हैं। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि विशेषज्ञों के सुझावों पर अमल किया जाएगा। वहीं चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों से भूस्खलन होने के बाद इन पहाड़ियों के सर्वे के लिए भी शासन को पत्र लिखा गया है। जल्द ही चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों का भी सर्वे कराया जाएगा। टीम द्वारा 2 बार इसका सर्वे किया जा चुका है और इसमें उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं उसके संबंध में ये बताना जरूर चाहूँगा कि एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हम लोगों को क्या लेने हैं और लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए उन्होंने क्या करना है, वो ये सजेशन दिया है। रुद्रप्रयाग में इस बरसात ने केदारनाथ ऑल वेदर सड़क को जगह जगह डेंजर जोन में तब्दील कर दिया है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक सड़क पर 2 दर्जन जगहों पर धंसाव और भूस्खलन हो रहा है। इसी वजह से इस बार कई हादसे भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा खराब सड़क केदार घाटी में है। वहीं क्षेत्रीय विधायक शीला रानी ने विभागीय अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के साथ ही तत्काल ट्रीटमेंट के आदेश दिए हैं। और उसको जो है यात्रा के बाद ही जो बहुत जरूरी जगह है उनको तो ठीक किया जाएगा, उसके बाद जो है अन्य जगहों पर मरम्मत की जाएगी। टिहरी में चंबा टनल के ऊपर मकानों को बारिश में खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से परिवारों को शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा बाईपास में बनाई गई टनल की शुरुआत से ही दिखोल और कुलडी गांव में 12 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ने लगी थीं, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब डीएम ने इसके निरीक्षण की बात कही है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। मुझे लग रहा है कि टनल भी मुझसे टिक पाएगी। टनल में जो प्रभावित घर थे, पहले भी प्रकरण रहा है, ये पुराना है। इसमें हमारे संबंधित अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। मैं भी उसको 1-2 दिन में जाके देखूंगा
और जो भी परिवार है वहाँ उनको कैसे पहले सुरक्षित किया जा सकता है उस बारे में कार्रवाई की जाएगी। घरों में कुत्ते पालने के शौकीन लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज इंटरनेशनल डॉग डे पर हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बता रहे हैं जो 200 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को न सिर्फ पालती है बल्कि उन्हें नया जीवन भी देती है। हरिद्वार की कंवलजीत कौर सराय गांव में हेल्पिंग हैंड नाम का एक एनजीओ चलाती हैं, जिसका उद्देश्य सड़कों पर बीमार और घायल हालत में पड़े रहने वाले कुत्तों का इलाज करना और उन्हें आसरा देना है। मौजूदा समय में कंवलजीत के शेल्टर होम में करीब 200 कुत्ते मौजूद हैं। इन सब की देखरेख के लिए कंवलजीत ने अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़ा है। पैरालाइज होते हैं, इंजर्ड होते हैं, यही कोशिश करते हैं कि सभी को ट्रीटमेंट मिल सके, लेकिन अभी अकेली हूँ तो इतना तो नहीं कर पाती हूँ, पर जितना होता है उतना कर रही हूँ। सेल्फ फंडिंग करनी पड़ती है, ऐसे कोई मतलब पर्टिकुलर फंडिंग नहीं है, खुद ही फंडिंग करनी होती है इंस्टाग्राम के थ्रू। यहाँ पर लगभग कितने डॉग्स हैं? यहाँ पर 200+ डॉग्स हैं अभी फिलहाल हम लोगों के पास। पिछले करीब 5 सालों से बेजुबानों की सेवा कर रही कमलजीत को कोई सरकारी मदद तो नहीं मिलती, लेकिन मासूम जानवरों की सेवा के लिए उनका जज्बा और समर्पण देखकर कुछ पशु प्रेमी उनकी मदद जरूर करते हैं। लोग मानते हैं कि सरकार और प्रशासन को भी ऐसी संस्था को सहारा देना चाहिए। अभी हमें एक निराश्रित डॉग की सूचना मिली थी भिंगोडे से, जिसको हम लेके आए यहाँ पर, और लगभग 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आज वो स्वस्थ हो गया है और आज हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं, वहीं जहाँ जिस गली से हम लेके आए थे उसको वहाँ पे पुनः छोड़ने के लिए। सभी पालतू पशुओं में कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। 26 अगस्त के दिन हर साल इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। आज डॉग डे के दिन अन्य पशु प्रेमियों को भी कंवलजीत से प्रेरणा लेकर बेजुबानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल को भारतीय ड्रेस में क्लब में एंट्री नहीं करने दी गई, जिसके बाद मनमोहन कंडवाल भड़क गए। दरअसल शनिवार को देहरादून के सबसे पुराने क्लब दून क्लब में मनमोहन कंडवाल ने धोती कुर्ता पहनकर घुसने की कोशिश की, जिस पर क्लब के कर्मचारियों ने उनको रिसेप्शन से ही लौटा दिया और कहा कि धोती कुर्ता पहनकर क्लब में प्रवेश वर्जित है। वहीं जानकारी के अनुसार देहरादून के दून क्लब में केवल फॉर्मल ड्रेस कोड है। सबसे बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे को मैं लेकर के आया, मैंने कहा दून क्लब में जो अंग्रेजों के जमाने से बनाई वही परंपराएं हैं कि अंग्रेजी ने जो करा था कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, उसी ड्रेस कोड में आज भी चल रहा है। तो जो 2500 मेंबर डिसाइड करता है, तो उन्होंने ड्रेस कोड के लिए यही हमें यहाँ लिखा हुआ है कि ड्रेस कोड में हमारे को राउंड नेक टी शर्ट्स और ये कुर्ता पजामा धोती ये सब अलाउड नहीं है। तो अब इस बार पहली बार साहब आए हैं तो इन्होंने इस पॉइंट को रखा है। हम कोशिश करेंगे, अपने हाउस में रखेंगे इस चीज को और कोशिश करवाएंगे कि ये पास हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट गए। सीएम ने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को लेकर वैज्ञानिकों और स्टूडेंट से चर्चा की। साइंटिस्ट ने भारत की चंद्रयान 3 को लेकर फिलहाल की स्थिति सीएम को बताई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और वैज्ञानिकों को देश का भविष्य भी बताया। चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है और देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है, इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है। उन सभी से संवाद हुआ है जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तरकाशी में इस बार रक्षाबंधन के लिए गोबर और पुरुल से बनी राखियां बनाई गई हैं, जो खूब पसंद की जा रही हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर बाजारों में दुकानें सजने लगी हैं और लाल, पीली, हरी, नीली हर प्रकार की राखियां बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं। उत्तरकाशी की कुछ दुकानों में गोबर और पिरूल की राखियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। खासकर गोबर की राखियां धार्मिक महत्व के कारण भी खासी पसंद की जा रही है। स्थानीय महिलाओं द्वारा वोकल फॉर लोकल को देखते हुए ये राखियां बनाई गई हैं।
मेरा कहना है कि यार राखी हम खुद बना रहे हैं और यह ज़्यादा वो भी नहीं है, प्राइस भी नहीं है, इसलिए हमने इसका कम प्राइस रखा है, 10-20 रुपये बिक्री का। और यह परसेप्शन मैंने खुद लिया और हम खुद बना रहे हैं। विगत 2 सालों से हम गाय के गोबर की राखियां स्वयं उत्तरकाशी में बना रहे हैं और इसका निःशुल्क प्रशिक्षण भी लोगों को देते हैं। गाय की गोबर की राखियों का प्रचलन अब धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। इस साल भी काफी लोग स्पेशली गाय के गोबर की राखी के लिए हमारे पास आ रहे हैं। पुरोला में महिलाओं का एक समूह पिरूल और गोबर से राखियां तैयार कर रहा है। पिरूल की राखियां जहां 20 से 30 रुपए में, वहीं गोबर से बनी राखियां 10 से 20 रुपए में बिक रही हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। निरंतर इस प्रयास में है कि महिला समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए जो लोकल फॉर वोकल जो थीम है उसके लिए हम काम करें, तो उसमें ये एक अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर तैयार की जा रही इन राखियों के प्रचार प्रसार की कमी देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह ये राखियां पसंद की जा रही हैं, उससे भविष्य में इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।